रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 40,000 लोग दिल थामे किसी का इंतजार कर रहे थे। यह वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से यह लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कैथरपिया। कैथरपिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। यह एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी समुद्र के हवाले कर दी। और कैथरपिया जहाज पे मौजूद हैं वह चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपने आंखों से देखा था। यह इतिहास की वह दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। यह घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। आज की यह वीडियो उस टाइटैनिक जहाज के ऊपर है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से कभी ना डूबने वाला जहाज के नाम से प्रसिद्ध टाइटैनिक डूब गया। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन पर एक अलग ही माहौल था। आज टाइटैनिक ब्रिटेन से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था और इस जहाज की कमान संभालते हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। पब्लिक और मीडिया में टाइटैनिक को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, और हो भी क्यों ना। यह टाइटैनिक जहाज न केवल दुनिया की सबसे महंगी जहाज थी, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वह उस समय दुनिया के सबसे महंगे जहाज़ों में होती थी। यह जहाज 259 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज़्यादा ऊंचा था। यह जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था उससे ज़्यादा आलीशान यह अंदर से था। यह इतना लग्जरियस था, इसमें 2 बड़े हीटेड स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और बार्बर शॉप थे। लेकिन एक बात टाइटैनिक को खास बनाती थी, वह थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। यह स्टील का बना हुआ एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। यह जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का यह हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे ज़्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज़्यादातर इस निचले वाले हिस्से या किसी अंदरूनी हिस्से को चट्टान से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला हिस्सा किसी इम्पैक्ट की वजह से टूट भी जाता है तो दूसरा हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज़्यादा सेफ बना देता है। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मान कर चलें तो जहाज के अगर निचले हिस्से में कहीं छेद हो जाता है तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ ही समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इससे फ़ायदा ये होने वाला था कि अगर जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसमें पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी गया तो यह जहाज डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना एक असंभव सी बात थी कि इसके एक साथ 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट डैमेज हो जाए। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ यह भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग देखने को मिलते हैं। इसी वजह से उन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्तों को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद बर्फ के पहाड़ होते हैं। यह बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र के लहरों के साथ समुद्र में आ जाते हैं और ये अप्रैल के महीने ग्रीनलैंड की तरफ से अटलांटिक ओशन में पहुंचते हैं, जिससे कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग देखने को मिलती है। 1912 की बात करें तो उस समय जहाज़ों में आइसबर्ग को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इसकी वजह से जहाज के सामने वाले हिस्से में थोड़ी ऊंचाई पे एक क्रूज नेस्ट होता था। इसे लुकअप पॉइंट भी कहा जाता था। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 2 लोग दूरबीन के साथ बैठते थे, जिनका काम होता था कि जहाज के सामने आने वाले रूट को देखते रहें, जिससे कि जहाज को कोई नुकसान ना पहुंचे।
और जब ये जहाज पानी में चलते थे तो यह जहाज अपने साथ वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते थे, जिससे कि अब पता चलता रहे कौन सी जगह पे क्या परेशानी है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पहुंच चुका था तब इसे कोरोनिया शिप से एक आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से एक दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज़ों के साथ संपर्क बनाए हुए थे। 14 अप्रैल की दोपहर टाइटैनिक को इस आइसबर्ग की होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस चेतावनी के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस भी थे। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को इस आइसबर्ग की चेतावनी के बारे में बताया तो जोसेफ ब्रूस ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वह बैठे हैं वह इतना मजबूत है कि वह कभी डूब नहीं सकता। जोसेफ ब्रूस यह नहीं चाहते थे कि इन चेतावनियों की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की 4-5 चेतावनियां और मिलती हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिली थी वो थी एसएस कैलिफोर्निया जहाज से। रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो रखी थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोग को रास्ता आगे देखना बहुत कठिन था। वहीं टाइटैनिक जहाज अपनी फुल स्पीड से चल रहा था और आइसबर्ग से अभी 2 घंटे की दूरी पर था। रात के 11:30 बज चुके थे और टाइटैनिक आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से अगले 10 मिनटों में वो आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक की क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ये दोनों कड़कड़ाटी ठंड में रात के काले अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने रास्ते को देख रहे थे। रात के 11:39 पे क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को यह दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उन्होंने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और ब्रिज पर बैठे हुए ऑफिसर को तुरंत इन्फॉर्म किया और बताया कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पे मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को मोड़ने के लिए फुल रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया, जिससे कि जहाज तेजी से लेफ्ट साइड में मुड़ने लगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने से काम नहीं होने वाला था और इस समय जहाज को रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि इतने कम डिस्टेंस में जहाज को मोड़ना मुश्किल सा था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक के आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ के चट्टान से टकरा जाता है और यह टकराव इतनी जोर से होता है कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को हिलाकर रख देता है। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आता है, क्योंकि इस आइसबर्ग का इम्पैक्ट जहाज के बॉटम हल पे नहीं बल्कि जहाज के साइड में होता है, जहां पर सिंगल लेयर ही थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें पानी तेजी से भरता जा रहा है। यह देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब यह था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था अब वह डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा ताकि आसपास मौजूद कोई भी जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजे गए डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे और पानी डेक के ऊपर बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारने का आदेश देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाले जाने लगा। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश टाइटैनिक पे केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोग की थी, जिससे केवल 1200 लोग को बचाया जा सकता था। पर अभी भी 1000 से ऊपर लोगों की जान के ऊपर खतरा बना हुआ था। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बोर्ड करने के लिए पहली प्रायोरिटी मिली। वहीं अगर बात की जाए बाकी बैठे हुए पैसेंजरों की तो उन्हें स्टार्टिंग में तो डर नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर यह मानते थे कि टाइटैनिक एक कभी ना डूबने वाला जहाज है। लेकिन जैसे जैसे जहाज में पानी भर रहा था तो लाइफ बोट्स को लेकर आपस में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं। काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर भी उनको यह उम्मीद थी कोई ना कोई तो जहाज होगा हमारे आसपास जो हमारे सिग्नल को सुनेगा। और आखिर काफ़ी देर बाद आरएमएस कैथरपिया रेडियो पर टाइटैनिक के इस डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ लेता है
और आरएमएस कैथरपिया के कप्तान आर्थर हेनरी कहते हैं कि चलो जहाज को मोड़ो, हमें टाइटैनिक की तरफ जाना है और हम उन्हें बचाने जाएंगे। पर प्रॉब्लम इतनी है कि यह जहाज पास तो था, लेकिन इतना भी पास नहीं था कि यह टाइटैनिक की मदद तुरंत कर दे। यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपनी टॉप स्पीड से भी चलकर टाइटैनिक की मदद के लिए आता तो इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3.5 घंटे से 4 घंटे का समय लग जाता। फिर भी वो टाइटैनिक की तरफ मुड़ जाता है। वहीं टाइटैनिक के क्रू मेंबर टाइटैनिक की डेक से फ्लेयर और रॉकेट जलाते हैं कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो उनकी तरफ ध्यान दे देगी, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी और जहाज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज भी आगे की तरफ झुकता जा रहा था और पानी में डूबता चला जा रहा था। इसकी वजह से टाइटैनिक के पीछे वाले हिस्से यानी कि जो प्रोपेलर होता है वो पानी के बाहर आ जाता है। इसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब सबको समझ आ चुका था कि अब टाइटैनिक डूब जाएगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट्स पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और करीब 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। काफ़ी ना डूबने वाले इस जहाज़ को 3 घंटे भी नहीं लगे होंगे और यह पानी में अपने साथ हजारों लोगों को लेकर डूब गया, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जाते हैं। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर अगर कोई भी पानी में गिरेगा तो कुछ ही मिनटों के अंदर ठंड की वजह से यानी कि हाइपोथर्मिया वजह से उसकी मौत हो जाएगी। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि अंत तक वह अपने व्हील पर ही बने रहें, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग का यह भी मानना है कि उन्होंने गोली चलाकर खुद को सुसाइड कर लिया। जो जहाज टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था वह लोकेशन पर 3:30 पर पहुंचता है, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स पर मौजूद थे तकरीबन 705 लोग को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कैथरपिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कैथरपिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उस समय मौजूद हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था, और यह वही एसएस कैलिफोर्निया जहाज था जो आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजा था। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि एसएस कैलिफोर्निया टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें टाइटैनिक से छोड़ी गई फ्लेयर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह जहाज एक्चुअली में टाइटैनिक के इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोग इसको आसानी से देख सकते थे। जब टाइटैनिक के क्रू मेंबर लाइफ बोट पर लोगों को बिठा रहे थे तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा था, वो देखो एक जहाज दूर दिख रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने आएगा, तो इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए एसएस कैलिफोर्निया जहाज ने रात को आगे न बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे कि उनको टाइटैनिक द्वारा आई हुई डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं हो पाई। जब एसएस कैलिफोर्निया के एक क्रू मेंबर ने टाइटैनिक से उड़ते हुए रॉकेट्स और फ्लेयर को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के कप्तान स्टैन लॉर्ड को इसके बारे में जानकारी भी दी। पहले तो स्टैन लॉर्ड ने इसको इग्नोर किया, उन्होंने सोचा कि पार्टी चल रही है। फिर स्टैन लॉर्ड ने एक क्रू मेंबर को मोर्स लैम्प से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और एसएस कैलिफोर्निया का क्रू मेंबर टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा। लेकिन टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने एसएस कैलिफोर्निया के आ रहे मोर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस समय इस तरह की लैम्प से डैशेज और डॉट से एक दूसरे को मैसेज भेजा जाता था, जिसे मोर्स कोड कहा जाता था। अगले दिन सुबह जब एसएस कैलिफोर्निया का रेडियो ऑन होता है तब उन्हें टाइटैनिक की डिस्ट्रेस सिग्नल मिलती है। तब एसएस कैलिफोर्निया वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। उन्हें सिर्फ डेड बॉडी ही पानी में फ्लोट करती हुई दिखती है। जब इंक्वायरी की गई तो इन्वेस्टिगेशन में एसएस कैलिफोर्निया के कप्तान पर ही सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। टाइटैनिक पे सफिशिएंट लाइफ बोट नहीं रखी गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने इसे बनाया था उन्हें यह लगता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता और यहाँ पर लाइफ बोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स नहीं कंडक्ट करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उसी दिन सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी,
कि यह सोचकर इस जहाज पर क्या ज़रूरत है, यह तो अनसिंकेबल जहाज है। तीसरी बड़ी गलती थी आइसबर्ग की बार बार मिल रही वार्निंग को इग्नोर करना। एक मशहूर थ्योरी बताती है जोसेफ ब्रूस, जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया था और कहा था कि टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। वह इस जहाज के रूट को 6 दिन में कंप्लीट करना चाहते थे ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके और वह यह दिखा सके कि टाइटैनिक न सिर्फ एक महंगा जहाज है बल्कि दुनिया का सबसे तेज जहाज भी है। इस डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नए रेगुलेशन और स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे कि ऐसे फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ इन सी एक ट्रीटी साइन करी गई जिसमें नए स्टैंडर्ड सेट किए गए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट में पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होनी चाहिए। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दर साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल जो हमेशा परेशान किया जा रहा था कि आखिर वह जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जाता था वह कैसे डूबा। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक का मलबा मिले। खूब सारी खोजबीन हुई, लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में ऐसे छिपा कर रखा था कि उसका मलबा किसी को नहीं मिल पा रहा था। टाइटैनिक के इस मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे को देखने की झलक मिलती है। अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट विलार्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था, और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक कई बार खोज होती रही है, लेकिन टाइटैनिक के मलबों पर की गई शोधों ने इस बात की गुत्थी को सुलझा दिया कि यह अनसिंकेबल जहाज आखिर क्यों और कैसे डूबा। ओशनोग्राफर के होश तब उड़ गए जब इन्होंने टाइटैनिक के मलबे को 2 हिस्सों में बटा हुआ पाया। घटना के 100 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी लोगों में इसको लेकर अभी तक क्यूरियोसिटी बनी हुई है।